साथियों नमस्कार। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के बीच में 1 अप्रैल से न्यू पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी और इसका फायदा लाखों पूर्व सैनिकों को भी सीधे सीधे मिलेगा। सेना से रिटायरमेंट आने के बाद में सरकारी विभागों में जो हमारे पूर्व सैनिक कार्यरत हैं उनको इस पेंशन स्कीम से सीधा लाभ मिलेगा और लाखों की तादाद में भी मिलेगा, चाहे वो राज्य सरकारों के पुलिस विभाग में हो, रेलवे में हो या पैरामिलिट्री में हो। बहुत सारे हैं, बिजली बोर्ड है, पता नहीं अनगिनत विभाग हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। साथियों पूरी खबर के ऊपर चलते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से क्या क्या चेंज होगा और इस नई पेंशन स्कीम से किस तरह से हमारे कर्मचारी वर्ग को फायदा पहुंचेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम देश में 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने की तैयारी है। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को मंजूरी दी थी और वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को इस साल 25 जनवरी को नोटिफाई किया था। यूपीएस को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर इस नई स्कीम में क्या खास है, पेंशन कितनी होगी, किसे फायदा मिलेगा और कैसे। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो हम उन सवालों का जवाब यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। कौन ले सकता है फायदा? वित्त मंत्रालय की ओर से जारी हो चुके गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आते हैं और जो एनपीएस के तहत इसका विकल्प चुनते हैं। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चुनाव करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस के तहत मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी, साथ ही केंद्र सरकार के फ्यूचर एम्प्लॉइज यूपीएस के लागू होने की तारीख पर या तो एनपीएस के तहत या यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं या यूपीएस के बिना एनपीएस के साथ जा सकते हैं। कितनी पेंशन का वादा? यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में उसे हासिल होने वाली एवरेज बेसिक पे का 50% रिटायरमेंट के बाद फुल एश्योर्ड पेंशन के तौर पर देने का वादा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्मचारी को सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या उसके इस्तीफा देने की स्थिति में एश्योर्ड पेंशन उपलब्ध नहीं होगी। फुल एश्योर्ड पेमेंट की दर रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों की मिनिमम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। कर्मचारी की मिनिमम सर्विस 25 साल से कम रहने के मामले में यूपीएस के तहत पेंशन तो रहेगी, लेकिन थोड़ा कम। अगर कर्मचारी की सर्विस 10 साल या उससे ज्यादा है तो हर महीने मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन की गारंटी रहेगी। कैसे मिलेगा फायदा? एनपीएस के तहत आने वाला कोई ऐसा कर्मचारी जो यूपीएस लागू होने की तारीख पर सर्विस में है और यूपीएस विकल्प का इस्तेमाल करता है तो कर्मचारी के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में मौजूद फंड यूपीएस के तहत कर्मचारी के पर्सनल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पेंशन में सरकार का बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी की पेंशन में सरकार का योगदान 14% है। यूपीएस सरकार के इस योगदान को बढ़ाकर 18.5% कर देगा। वही कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी महंगाई भत्ते का 10% यूपीएस में डालना होगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट और मौत के मामले में क्या होगा? अगर सरकारी कर्मचारी मिनिमम 25 साल का क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड पूरा करने के बाद वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से वक्त से पहले रिटायरमेंट लेता तो यूपीएस के तहत पेंशन का एश्योर्ड पे आउट उस तारीख से शुरू होगा जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कर्मचारी की सर्विस कंटिन्यू रही हो। अगर रिटायरमेंट के बाद बेनिफिशियरी की मौत हो जाती तो उसकी मौत से ठीक पहले मंजूर किए गए पे आउट के 60% की दर से फैमिली पेंशन कर्मचारी के कानूनी रूप से विवादित जीवन साथी को मिलेगी। पेंशन पर डियरनेस रिलीफ होगा उपलब्ध। महंगाई राहत, डियरनेस रिलीफ और डीआर यूपीएस के तहत एश्योर्ड पेंशन या फैमिली पेंशन पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की कैलकुलेशन उसी तरह की जाएगी जैसे सर्विंग एम्प्लॉइज के लिए लागू महंगाई भत्ते के लिए की जाती है। साथियों, ये पूरी जो
नई पेंशन स्कीम है यूनिफाइड, उसका मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि कर्मचारियों को इससे क्या फ़ायदा होगा। देखो साथियों, अब इसमें से कुछ वेतन का अंशदान कर्मचारी को करना पड़ेगा और कुछ सरकार करेगी। तब उसकी जो मिनिमम जो सर्विस है वो 25 साल होनी चाहिए, तो उसको लास्ट वेतन का 50% उसकी पेंशन बनेगी। पर यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जो भारत देश के जो नेता हैं वो एक दिन के लिए एमपी बनते हैं या एमएलए बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जीवन भर उनको पेंशन मिलती है और 5 साल वो कार्यकाल में रहते हैं। क्या उस कार्यकाल में उनका जो वेतन बनता है विधायक का, सांसद का, उसमें से कुछ वो परसेंटेज भारत सरकार को देते हैं? ये सवाल कि वो 1 रुपया नहीं देते हुए भी जीवन भर की उनकी पेंशन बन रही है, जीवन भर उनका फ्री इलाज किया जा रहा है और 2-4 साल में हर एक स्टेट की राज्यसभा, विधानसभा उन पेंशनरों, जो विधायक पेंशनर हैं, उनके लिए वेलफेयर निकालती रहती है। अगर उनके घर में किसी की शादी हो तो वहां भी उनको अनुदान देती है। पर ये कर्मचारी तो देश के विकास में भागीदार हैं। अगर सांसदों, विधायकों के वेतन में से कोई कटौती नहीं हो रही और जीवन भर पेंशन मिल रही है, तो कर्मचारियों के साथ में ये द्वयपूर्ण रवैया क्यों भाई? ये क्या समानता है? ये तो एक तरह से कर्मचारी वर्ग के साथ में अन्याय है। कर्मचारी वर्ग तो देश के विकास के अंदर उनका योगदान है, इनका क्या योगदान है? कभी कोई आपने इस देश में कोई ऐसा नेता देखा है जो सुबह अपनी विधानसभा में, अपने लोकसभा में कहीं ऑफिस खोल के बैठा हो और सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठा रहता हो? और वो तो इलेक्शन के समय दिखते हैं, जब वोट मांगनी होती है तो पैरों में जाते हैं और वोट मिलने के बाद में, नेता बनने के बाद में ऐसे हो जाते हैं, कोई उनको हाथ भी नहीं लगा सकता। कभी कोई नेता बनने के बाद में कभी किसी के पैर लेते हुए देखा है, पैरों में जाते हुए देखा है, ऐसे करते हुए देखा है? तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि ये जो पुरानी ओल्ड पेंशन है वही कर्मचारियों के हित में, और सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। क्योंकि सरकार कौन है? हम ही तो हैं। संविधान कौन है? हमारे लिए ही तो है। हम ही तो टैक्स पेयर दे रहे हैं, हम ही तो नेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां दे रहे हैं अपने टैक्स पेयर के पैसे से। अब जिनको हम नेता बना के विधानसभा में, संसद में भेजते हैं, हमने अपने अंगूठे से उनको वोट दिया और वो अपने अंगूठे का प्रयोग करके हमारी पेंशन को ही काट रहे हैं। नई नई स्कीमें लॉन्च की जा रही है। कुछ इसमें कर्मचारी वर्ग भी दोषी है। कर्मचारी वर्गों के जो संगठन है, जो साल में पूरे देश के कर्मचारियों से कटिंग लेते हैं सदस्य के नाम से, और लाखों करोड़ों रुपया उनके अकाउंटों में पड़ा है, उनकी चुप्पी के कारण ऐसा होता है। क्योंकि हर एक कर्मचारी जाके सरकार से वार्ता नहीं कर सकता। अब वो काम किसका है? कर्मचारी संगठनों के नेताओं का, कि वो शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाए, धरना प्रदर्शन करे। पर आजकल तो ऐसा चल रहा है कि जो संगठन है वो सरकार की गोद में ही बैठ गई। बस उनकी जोड़ी बढ़ती रहनी चाहिए, उन नेताओं की।
उनको राज्यसभा में भेज दो, उनके परिवार को विधानसभा की टिकट दे दो, लोकसभा की टिकट दे दो, कर्मचारी जाओ कहीं भी। ऐसा इसलिए हो रहा है। ये कर्मचारियों के साथ में न्यू पेंशन, ये फलानी पेंशन, ये बड़ा ये गलत है। ये खेल ये बिल्कुल गलत है। ये दोयम दर्जे का व्यवहार है कर्मचारियों के साथ। दोषपूर्ण है ये पूरी ये पेंशन स्कीम। अगर नेताओं की पेंशन है, जब उनके वेतन से कोई कटौती नहीं होती, तो फिर कर्मचारी वर्ग ने क्या गुनाह कर दिया भाई? क्या पाप कर दिया उसने? देश के लिए तो काम कर रहा है। देश को आगे ले जाने के लिए सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ये कुर्सी पे बैठा रहता है। 24 घंटे कर्मचारी वर्ग रेल चलाते हैं। पुलिस विभाग 24 घंटे चौराहों के ऊपर खड़ी रहती है, न्याय व्यवस्था बनाती है। तो इनके साथ में ये दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग को भी देखना चाहिए कि ओल्ड पेंशन बहुत सोच समझ के थी कि 60 साल तक तो जो उसकी जवानी थी वो चूस ली काम करवा के। जब बुढ़ापा आया तो उसके हाथ में 2 रुपया नहीं है। अब वो कर्मचारी जाए तो जाए कहाँ? तो ये नई स्कीम पुरानी स्कीम का खेलना बंद करें और जो ओल्ड पेंशन है वही कर्मचारियों के हित में। तो नमस्कार, जय हिंद भाई।